हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो इसीलिए आज हमने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे कि जो भी मनोरमा ईयर बुक है 2021 की जो बुक इन्होंने रिलीज़ की है उसके बारे में आज हम जो है आपको सीरीज़ के द्वारा एक कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे कि सारी बुक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कई बच्चों को जो है इस ईयर बुक को एक्सेस नहीं होता है। ओके, कई लोग खरीद नहीं सकते हैं और जिनके पास बुक रहती है वो उनके पास लैक ऑफ टाइम होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारी जो प्रॉक्सी ज्ञान टीम है, हम आपके लिए इस मनोरमा ईयर बुक 2021 को सीरीज़ को शुरू करने के लिए डिसाइड किया है, ताकि आपको ये बुक ऐसी बुक बनाई गई है दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर या जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो जितना भी कंप्लीट ईयर ऑफ 2020 एंड 21 जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इसमें छापे गए हैं, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे कंटेंट वाइज। ऐसा नहीं कि आज हमने जोश में शुरू कर दिया, पहला लेक्चर बता दिया और बाकी का सारा पेड कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक कंप्लीट सीरीज़ आपको फ्री में मिलेगी हमारे चैनल में और आज इसका पहला लेक्चर होने वाला है और इसका पहला टॉपिक से हम शुरू करेंगे। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें बना रहा तो सारी किताब को हम कंप्लीट कर देंगे एक ही सीरीज़ में, ताकि जब भी आप हमारे इस सारे प्लेलिस्ट को देखेंगे, मैं आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाए इस वीडियोस को। जब भी हमारा इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट बुक का एक आइडिया हो जाएगा। ओके, सो कई लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता है और जिसके पास टाइम भी है उनको पढ़ने का दिल नहीं बोलता, बिकॉज दे विल प्रीफर मोर वीडियोस, दे विल प्रीफर मोर विजुअल्स दैन रीडिंग, राइट। तो मैं इस किताब को अपने नॉलेज से और जितने भी आर्टिकल्स ज़रूरत होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन टू इट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली ये बुक तो अच्छी आर्टिकल्स ही छापता है, उसके कंटिन्यूसली कोई करंट अफेयर्स हो तो उसको भी मैं आपको कनेक्ट करके पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज का हमारा पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन जो है लंबा हो गया है, अदरवाइज आई विल नॉट गिव सच लेंथी इंट्रो पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपको कमेमोरेटिंग 75 ईयर्स ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। तो पहला आर्टिकल इन्होंने छापा है इस किताब में कि जो 75 ईयर्स हो चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि मई 8 1945 के दिन इस वार को जो एंड किया गया था और किस तरह से जो 1933 में हिटलर ने एक कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया गया था कई सारे कंट्रीज़ को 1934 में, राइट। तो चाहता है कि उसका आइडिया ऑफ जो सुपीरियरिटी जो कहते हैं ना, कि हर कंट्री में आपको एक जर्मन रेस ही हो। ओके, तो हिटलर ने वार छेड़ दी थी, उसके बाद कई सारे जो है अलायंस फॉर्म हो गए थे। तो later it was come to an end at 1945। तो we'll discuss in detail कि आर्टिकल में क्या क्या छापा गया है, कि हमारे जो ऑथर हैं इस आर्टिकल में क्या बताते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम इस आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आपने अभी अभी देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एक एग्जामिनेशनल काउंसलिंग मिलेगी। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। एक वेरी बेनिफिशियल काउंसलिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ, जैसे उन्होंने अभी कहा, उसके पर आपको काउंसलिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया जाएगा और एक कॉमन काउंसलिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें कम्प्लीटली 1-on-1 और पर्सनल सेशन होगा। तो देर किस बात की, आज ही जाइए, विजिट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला आर्टिकल मनोरमा ईयर बुक 2021 का शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कमेमोरेटिंग ऑफ 75 ईयर्स, यानी इस साल जो है हम कंप्लीट 75 ईयर्स कर चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 का। तो आर्टिकल में पहली लाइन यही मेंशन की गई थी कि मई 8 1945 को इस वार का जो है ख़त्म हुई थी, इस वार इन यूरोप में। उसके बाद जो हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट है उस वक्त के, हैरी एस ट्रूमैन, इन्होंने अनाउंस कर दिया जापान सरेंडर।
इवन दो जापान वाज अबाउट टू विन दिस वार, बट उसके बाद जो है यूएस ने क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्बिंग की गई थी, राइट, तो 75 ईयर्स हो चुके हैं उस बॉम्बिंग का भी। तो उसके बाद ने जापान ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिया यूएस को, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने जो है सबमिट कर दिए गए थे, और यूएस मिसिसोरी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, राइट, इट इज़ नथिंग बट इट्स ए ऑफिशियल विक्ट्री। और ये जापान डे भी कहा जाता है इसको, कि जापान के ऊपर एक ऑफिशियल विक्ट्री भी मनाई गई थी यूएस के द्वारा, इसको VJ, ओके, और VE विक्ट्री इन यूरोप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में अब्रीवेशन में लिखा जाता है, ओके। बट एनी हाउ दिस, इसके जो मेमोरीज है ना, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था और कई सारे अलायंस इसमें फॉर्म किए गए थे, जैसे कि USA हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, राइट, और कई सारे छोटे छोटे अलायंस भी फॉर्म हो गए थे, लाइक जर्मनी, जापान, इटाली, और कई सारे डिफरेंट कंट्रीज़, जो हमारे कई सारे इंडियन सोल्जर्स भी इसमें सर्व किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आज अगर आप देखें तो उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उस वक्त की जो दुश्मनागी है, दुश्मनागी इन द सेंस ग्रज, ओके, हमारी यही भाषा में जो ग्रज को दुश्मनागी कहते हैं, ओके, तो आज भी कंटिन्यू दिखती है आपको उनके सोशल रिलेशंस में, उनके कल्चरल रिलेशंस में, राइट, उनके पॉलिटिकल रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको, क्योंकि जब इस जंग हुई थी तो सम 70 मिलियन मैन, ओके, 70 मिलियन मैन और वुमेन इस जंग में पार्टिसिपेट किया गया था एज एन आर्म फोर्स, याद रख लीजिए। कई लोग शहीद हो गए, क्योंकि बहुत खून खराबा हुआ था। एक ग्रेटर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ना, एक ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन है आर्म फोर्सेस की, ओके। अगर पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ऐसी कोई वार ही नहीं चली, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ए वर्ल्ड वार। और एस्टिमेट किया जाता है कि 66 मिलियन पीपल, जो कि उसमें 70% आपको मेंस थे, वहाँ पे जो बहुत ख़तरनाक तरीके से उनको मारा गया, ज़्यादातर ज्यूस को मर्डर किया गया था, ओके। सो 6 मिलियंस ऑफ ज्यूस को भी इस वार के अंदर मारा गया था। और बेसिकली एक ग्राउंड वर्क तैयार करता है कि जो आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन किस तरह से फॉर्म किया गया था इस वर्ल्ड वार 2 के बाद, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, ओके। तो एक ग्राउंड वर्क है, ये जो वर्ल्ड वार 2 है, ग्राउंड बनाया गया फॉर द पीस एंड रेजोल्यूशन बिटवीन द ऑल कंट्रीज, ओके। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर इन केस आज अगर हो जाए वर्ल्ड वार 3, तो एंटायर वर्ल्ड विल डिमोलिश विद इन सेकेंड्स। उतनी टेक्नोलॉजी है कई सारे कंट्रीज़ के पास। अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर एज नाउ, ओके। सो न्यूक्लियर एज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सोवियत यूनियन, जो यूनाइटेड स्टेट्स, अभी तो रशिया है, तब तो सोवियत यूनियन था, सो बिकॉज दे आर सुपर पावर्स नाउ। और चाइना भी इट्स एन एमर्जिंग सुपर पावर नाउ, इट्स गोइंग टू ओवरटेक USA ऑल्सो इन फ्यू ईयर्स, ओके। उसके बाद कई सारे अलायंसेस को बनाए गए थे ताकि पीस बना रहे सारे लोगों के बीच में, सारे कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस को वजूद में लाया गया था 1945 में, ओके। उसके बाद NATO को बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कई सारे उसमें अलायंस फॉर्म किए गए थे। बट एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री तो बता दी, तो रीज़न बिहाइंड भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग स्लाइड में ही, कि किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो 1914 से 18 तक चला था, 4 साल तक, तो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी दोस्तों। तो उसकी वजह से आगे चलकर जो हिटलर साहब थे हमारे, उन्होंने क्या किया, एक जर्मन रेस को हर जगह फैलाने की कोशिश की, और ज्यूस को मारते गए, कई लाखों ज्यूस को इन्होंने तबाह कर दिया, राइट। और उसके बाद जब इन्होंने मेन स्टेप उठाया, पोलैंड को जब इन्वेट करने की बात आ गई, उसके बाद से काया ही पलट गया, ओके। तो उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया वार, और उनके अलायंस में कई सारे, जापान आ गए, USA आ गया, रशिया आ गया, अभी तब तो सोवियत यूनियन था, तो सारा कुछ आ गया था, राइट। ऑस्ट्रिया आ गया, तो ऑस्ट्रिया ने भी 1930, सो हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी ऑक्यूपाई करने के लिए 1938 आई थिंक ट्रूप्स कई सारे भेज दिए गए थे। और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया है, उसको भी एनेक्स कर दिया गया था। तो इसके वजह से कई सारे जो अलायंस आसपास के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया। सो दिस आर द फ्यू बेसिक रीजंस। अगर आप इसके रीजंस के बारे में बात करने जाए तो उसका लेक्चर ही सेपरेट रहेगा, और उस पर कई सारे मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई बस थोड़े इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट किस तरह रहा है। सो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल आज भी आपको देखने को मिलेंगे कि 70% दैट इज़ 46 मिलियन वर्स सिविलियंस को मारा गया था, 6 मिलियन ज्यूस को इसमें मर्डर कर दिया गया था, राइट। और टेंस ऑफ मिलियंस को अपने घरों से बेघर कर दिया गया था दोस्तों।
उस वक्त जो माइग्रेशन चला था ना, ऑथर्स का ये मानना है कि आज तक उस तरह से मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ है, कि कई सारे लोग बिछड़ गए, कई सारे, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बच्चे अलग हो गए, एंड दे लिव इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट डिफरेंट होम्स। ओके, सो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो मार पड़ा है इस वार की वजह से, दे कहीं ना कहीं तो ये स्टिल दे आर रिकवरिंग फ्रॉम देम, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऐसा माना जाता है। एंड नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग ऑल्सो। ओके, उसके बाद जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स को फेंका था जापानी सिटीज़ के ऊपर, आज भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सो अगस्त 6 और अगस्त 9, जो लिटिल बॉय के नाम से भी इसे जाना जाता है, हिरोशिमा बॉम्ब को। ओके, उस वक्त इट विल कैरी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 to 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी, कैन यू इमेजिन। ओके, जब 7 मई में जब क्या हुआ था 1945 में, जब अल्लाइस ने कहा था कि जापान को सरेंडर करने के लिए, बट इवन द डेडलाइंस हैज़ बीन पास बट जापान डिड नॉट सरेंडर। तो 6 अगस्त को 1945 आई थिंक सुबह का 8:30 या लाइक दैट, मैंने किसी किताब में पढ़ा था। तो उस वक्त जो जापानीज टाइम की बात बता रहा हूँ, तो अमेरिकन जो बॉम्बर प्लेन थी B-29 बॉम्बर प्लेन, ये नाम याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो B-29 बॉम्बर प्लेन के ज़रिए से इस बॉम्ब को जो है फेंक ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पर, और दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था दोस्तों। आज भी कई सारे लोग वहाँ पे सफ़र होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी नहीं शुरू हो की जा सकती, और वहाँ के जो जीन्स में जो गैस जा चुकी है, उनके जनरेशन ऑफ चिल्ड्रंस को भी इस तरह का असर देखने को मिलता है। ओके, फिर इसके बाद 3 दिन के बाद इन्होंने फिर से इसी प्लेन के बॉम्बर प्लेन के ज़रिए से नागासाकी को भी एक बॉम्ब जो एक्सप्लोड कर दिया गया था, और माना जाता है कि 3.5 लाख जो लोग हैं वहाँ पे सफ़र होते हैं, 74,000 पीपल वर किल्ड। ओके, सो और ये न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकले थे इस बॉम्ब की वजह से, तो उसकी वजह से भी कई सारे लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्ब ड्रॉप करने की वजह से वहाँ पे एरिया के लोग मारे गए थे, बट आफ्टर दैट जो रेडिएशंस निकले थे वहाँ पे भी कई सारे लोगों की मौत को देखने को मिली है। बट उसके बाद एक पीस रेजोल्यूशन साइन हुआ, यूनाइटेड नेशन जो है केम इनटू पिक्चर इन 1945 इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दिस जो डिस्प्यूट्स है वेरियस कंट्रीज़ में, और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और जो कोई भी इसके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, राइट। तो तरह तरह के ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाए गए थे ताकि आगे चलकर हम ऐसे वॉर्स को रोक पाएँ। इवन स्टिल नाउ द पीस वॉज मेंटेन अमॉन्ग वेरियस कंट्रीज़। तो लेट्स होप फॉर ऐसा ही पीस मेंटेन रहे जितने भी कंट्रीज़ है, और वी शुड नॉट गो फॉर एनी वर्ल्ड वॉर 3। ओके, द नेक्स्ट शेपिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, तो उन्होंने एक अच्छे से एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है। UN 75 जो उनका थीम था, वो जो शेपिंग फॉर आवर फ्यूचर टुगेदर, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो यूनाइटेड जो मिशन है अभी, वो एक जो पीस और वेरियस प्रिंसिपल्स के पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि एक इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी बनाए रहे, उनके ह्यूमन राइट्स जो है बनाए रहे, और ह्यूमैनिटेरियन डेवलप हो, और जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अपहोल्ड करने की बात की गई है। अभी जो 75 ईयर्स रिसेंटली हुआ था 2020 में। ओके, और उसके बाद हम उसके बारे में फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर। ओके, और उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट थीम थी दोस्तों इस साल की, द फ्यूचर वी वांट, द UN वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। दिस इज़ द थीम ऑफ दिस UN मीटिंग, रिसेंट मीटिंग। ओके, जो 2 सितंबर को एक्चुअली हुआ था ये 2020 में, ऑन ड्यू टू द ऑन गोइंग दिस कोविड-19 आउटब्रेक के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह से हेल्थ एड को प्रोवाइड किया जाएगा टू द पुअर कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका ऑल्सो। तो उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मेडिकल एड है, वो भी प्रोवाइड करने की इन्होंने बात की है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस आर्टिकल दोस्तों। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन ऑल्सो, राइट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके फॉर्मेशन को लेकर या फिर उसकी हिस्ट्री को लेकर। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो हिस्ट्री की बात करें तो 1899 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि 1945 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद ही इसको फ्रेशली इस्टेब्लिश किया गया था। बट एनी हाउ, बिगिनिंग की बात करें तो इंटरनेशनल जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था हेग में, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था दोस्तों कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए ताकि इस जो क्राइसिस है, जो उस वक्त जो क्राइसिस चलते थे जितने भी कंट्रीज़ के बीच में, ओके, लैंड डिस्प्यूट्स को लेकर या फिर ओशन डिस्प्यूट्स को लेकर या फिर कोई भी माइग्रेशन डिस्प्यूट्स को, तो एक प्रॉपर यूनाइटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर ये लोग सॉल्व कर सकें। तो उन्होंने जब हेग में जब मीटिंग चली थी तो उसका जिक्र किया गया था, बट लैटर
नोबडी केयर्स अबाउट दैट। इसके बाद 1942 में यूनाइटेड नेशंस का नाम लाया गया था बाय यूएस प्रेसिडेंट। ये भी आपको कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन वाज कॉइन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, सो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है इसको रखने के लिए एक सजेस्ट किया नाम, और डिक्लेरेशन फाइनली साइन किया गया था 1942 में बाय 26 नेशन। ओके, सो 26 नेशन मिलकर इस जो है डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। बट एनी हाउ उसके बाद 1945 तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूएन चार्टर साइन कर दिया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस इज़ अ फ्यू बेसिक थिंग्स। उसके बाद कई सारे इनके रेगुलेटिंग बॉडीज है। यूएनजीए हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, और इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक जो कल्चरल काउंसिल भी फॉर्म की जाती है इसके अंदर ही। कई सारे ऐसे स्पेशलाइज एजेंसीज है जो यूएन के अंडर काम करते हैं। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट। ओके, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसकी थीम के बारे में अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, दिस इज़ द न्यू थीम। और इन्होंने इस मीटिंग के बाद कुछ नए गोल्स भी सेट कर लिए दोस्तों, कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट को इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी 2015 में, ओके, तो उनका मकसद यही था कि जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से कम रखा जाए। अभी रिसेंटली यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया है इस पेरिस क्लाइमेट डील को। जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने तो वॉकआउट कर लिया गया था इस डील की वजह से। इस डील से उनका कहना ये था कि जो फाइनेंस है वो वेस्ट जा रहा है, और लॉट ऑफ फाइनेंस दे आर रिक्वायरिंग फॉर दिस डील, तो इसके रीजंस देकर उन्होंने निकल लिए थे डील से। बट नाउ अवर न्यू प्रेसिडेंट जो यूएस के थे, जो बाइडन, उन्होंने फिर रीजॉइन करने का वादा किया है, और इस बार कई सारे नए गोल्स को भी सेट कर लिए गए हैं प्लैनेट को बचाने का, एनवायरनमेंट को लेकर, या फिर प्रमोटिंग पीस, जेंडर इक्वालिटी। ओके, आप जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का एक पार्ट है। वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल कोऑपरेशन, ओके, मेडिकल हेल्थ को लेकर इन्होंने वादा किया है अपने सेशन में, और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को लेकर। सो दिस आर द फ्यू न्यू गोल्स अपार्ट फ्रॉम द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। दे आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट सेक्टर ऑल्सो। ओके, तो अगर आपको कोई यूनाइटेड नेशंस के बारे में बोले तो आपको ऐसा मत समझिए कि सिर्फ जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, पीस को मेंटेन करता है। अभी द यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। ओके, तो इसीलिए तो इनका थीम था द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड। ओके, तो मकसद ये है कि अपार्ट फ्रॉम रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड मेंटेनिंग द पीस, you need to focus, you need to guide, you need to come up with regulations that whatever the member countries of the United Nations, they also work towards the planet. Okay, they also works towards the environment saving also. Okay, so what are the goals we are decided under the sustainable development goals? उसके अंदर जो है हम लोग मिलजुल कर काम करें, सभी का गोल बनाएं। क्योंकि एक हायर अथॉरिटी, एक प्रॉपर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को गाइडलाइंस देती है, सो देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो कंट्री वो अप्लाई करेगी उसे। ओके, सो इसीलिए इस बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि वी आर गोइंग टू चेंज अवर गोल्स नाउ। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस आर्टिकल दोस्तों, जो एक स्पेशल आर्टिकल्स के तौर पे छापा गया था हमारे मनोरमा बुक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पहला लेक्चर ऑफ ईयर बुक पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, तो आगे चलकर हम सारी बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे। इट्स नॉट एन बिग इशू। ओके, वी आर हियर टू वर्क फॉर यू, कि ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ है और आपको कई सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, तो एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक का आपको आइडिया होगा। तो उसमें क्या क्या आगे चलकर हम कैलेंडर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले सेकंड टॉपिक ऑफ ईयर बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।